नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संगीता पाठक, आपकी एनजीओ दोस्त। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, और वो सीरीज ये है कि हमारे प्रपोजल रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। तो पिछले पॉइंट में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा था कि रिजेक्ट क्यों होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 10 स्मार्ट टिप्स जिसमें आपका प्रपोजल कभी रिजेक्ट होगा ही नहीं। किन किन बातों का समावेश करना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि गलतियां तो सब बताते हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारना कैसे है, इन बातों को अभी आज हम डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगी प्रपोजल कैसे लिखना है। अभी मैं हेडिंग्स बताऊंगी, लेकिन फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके प्रपोजल दिखाऊंगी कि किस तरीके से लिखते हैं। तो अभी हम ध्यान रखते हैं और बात करते हैं कि किन बातों को हमें अपने प्रपोजल में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा प्रोजेक्ट कभी भी या फंडिंग एजेंसी कभी भी हमारे प्रपोजल को नो नहीं बोले। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, लेट्स से हमारे परिवार में कोई शादी है या कोई भी फंक्शन है, या हम हमारे बच्चों का बर्थडे प्लान करते हैं, तो हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। बस इस बात का ध्यान हमको हमारे प्रपोजल में रखना है कि हमें पहले से तैयारी करके रखना है। पहले जो हमारा प्रपोजल है उसकी एक एक लाइन पढ़ें और उसको मार्क करते जाएं, क्या चाहिए तो उसकी लिस्ट बनाते जाएं। ठीक है। और उनके जितने भी एनेक्जर्स फॉर्म्स हैं वो सारे डाउनलोड करते जाएं। और बात करें, क्या रखना है जब लिखते टाइम, एक क्लियर पर्पस लिखना है। क्लियर पर्पस। आप जो भी करना चाहते हैं आप क्लियर लिखें, ताकि डोनर को समझ में आए कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। देखिए, मैं अभी जिन भाइयों और बहनों से मैं बात कर रही हूँ, उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। उन्होंने जो लिख दिया, उन्हें जमा कर दिया। और बात करें तो अब हमको थोड़ी ना इतना आता है, ऐसा नहीं है। आप उसको लो ना, आप पढ़ो उसको, आपको समझ में आएगा। है ना। अगर मान लीजिए वो इंग्लिश में है तो आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतने आगे जा रही है। पर आप जिस चीज के लिए पैसे डाल रहे हो, आप एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। तो बहुत अलग क्लियर होना चाहिए आप कब, कहाँ, क्या और कैसे करने वाले हैं। और हमेशा डेटा की बात करें। आपने देखा होगा बड़े बड़े डॉक्यूमेंट जो रहते हैं उसमें सोर्सेस लिखे रहते हैं। तो पहले प्रॉब्लम लिखी रहती है, फिर प्रॉब्लम के सोर्सेस लिखे रहते हैं कि ये समस्या है, और ये जो एक आर्टिकल आया था या ये किताब आई थी या एक कोई तो भी पेपर में कटिंग आई थी, इसमें इस समस्या के बारे में बात की गई थी। तो प्रॉब्लम के साथ साथ उसके एविडेंसेस भी बताएं, सोर्सेस बताएं, लिंक्स बताएं, ताकि उनको पता चलेगा अच्छा आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो ये वास्तव में आइडेंटिफाइड है। ठीक है। इम्पैक्ट दिखाएं। आपका जो किया जाने वाला कार्य है वो किस तरीके से समाज में बदलाव लाएगा, कितने लोगों की जिंदगी बदलने का मादा रखता है आपका प्रोजेक्ट। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमेशा पढ़ते हैं हम, स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्मार्ट गोल्स रखना। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। एक स्पेसिफिक काम पे हम करें जो मेजरेबल, मेजरेबल मतलब नापने योग्य। ऐसा नहीं, नापने योग्य मतलब कैसे कि मान लीजिए कि हमने 100 लोगों पे काम किया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी कंडीशन हो जाए हम इसमें से 80% लोगों को तो कवर करके रखेंगे ही रहेंगे। तो ये जब हम मेजरेबल जब देते हैं ना, मेजर तो हम देते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने लोगों को इतने समय में ये जानकारी मिलेगी। तो नंबर ऑफ क्लियर होना चाहिए। अचीवेबल, बहुत बड़ी बड़ी बातें मत करें कि ना कर सकते हो। छोटे छोटे गोल्स रखें लेकिन जिनको हम अचीव कर सकते हैं वो करें। रेलेवेंट हो, सब्जेक्ट से संबंधित हो, और एक टाइम लिमिट के अंदर हो, टाइम बाउंड्स हो, टाइम लिमिट के, टाइम लाइन हो। ठीक है। बजट रियलिस्टिक होना चाहिए, इस विषय में मैं भी डिटेल्स में बात करने वाली हूँ। भाषा सिंपल होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े भारी भारी शब्द लिखने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े वर्ड लिखेंगे तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं, हमारी बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, यदि आपको वो बात समझ में नहीं आएगी तो आप मेरा वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम एज डॉक्यूमेंट में भी होता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज रखें, कोई स्टोरी ऐड करें, कोई कहानी के माध्यम से बात को कहने की कोशिश करें। मैंने पिछली बार भी बात करी थी, पास्ट सक्सेस दिखाएं और उनके जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। तो पहले तो ये है कि पहले से प्रिपरेशन करें, इन सब चीजों को देख के जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसका सबका प्रॉपर लिख के और सारा
डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके और सारा डेटा इकट्ठा करके रखे तो हमारी तैयारी होगी साहब। हम ये करेंगे, यहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे, इस समय ड्यूरेशन में करेंगे, और ये हमारे रिजल्ट्स होंगे। इन इन लोगों पे हम टारगेट करेंगे। हो गया, लिख लिया। अभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, एक लिस्ट होती है उनके पास हमेशा। वो लिस्ट मैं यहाँ पे भी रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे से कई दोस्तों ने पूछा है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे पास रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या बायलॉज होना चाहिए, आपके पास रेडी होना चाहिए, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैंने कितने ही दोस्तों का काम करती हूँ, एनजीओ का काम करती हूँ, मैं उनसे बायलॉज मांगती हूँ तो एक पेज अलग, दो पेज अलग, तीन पेज अलग, चार पेज अलग, और ऐसे 10-12 पेज वो मेरे को ऐसे फोटो खींच के भेज देते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज। मुझे तो आता है कि उसको प्रॉपर अरेंज करके पीडीएफ बना ले, लेकिन जो डोनर है उसके पास इतना समय नहीं है। वो यहीं से समझ में आ जाएगा कि आप कितने जो हैं वो कहते हैं ना कि मैनेज्ड नहीं है। आप कितनी चीजें अस्त व्यस्त है आपकी जगह पे। एक आप सिंपल सा बायलॉज आपका एक डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो उस डॉक्यूमेंट में जितने, अगर हमारे बायलॉज में 2 ज्ञापन में और 3 मनियावावली में पेज है, तो वो 5 पेज आपको वो हटा दीजिए जो जो स्टाम्प वगैरह लगे रहते हैं, कोई जरूरत नहीं उसकी। उनको प्रॉपर एक साथ करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, तो पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ दिखेगा। ठीक है। तो बायलॉज, रजिस्ट्रेशन, एक होती है एनजीओ प्रोफाइल। उस प्रोफाइल में ये रहता है कि आप की जो संस्था है वो उसका नाम रहता है, एड्रेस रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। फिर इसके बाद रहता है कि आप किन किन चीजों पे काम कर रहे हैं। एनजीओ प्रोफाइल को आपकी एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन से बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। ये दो सेपरेट डॉक्यूमेंट हैं। एनजीओ प्रोफाइल में एक्सक्यूज मी, एनजीओ प्रोफाइल में आपकी जो प्रोजेक्ट आप कवर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके भले एनजीओ का जो डॉक्यूमेंट उसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन कोई 3-4 ऑब्जेक्ट आप पकड़ के काम कर रहे होते हैं। तो वो पर्टिकुलर 4 ऑब्जेक्टिव्स जिस पे आप काम कर रहे हो, जिसकी डिटेल्स रहती है कि हाँ ये वाली गतिविधि हम लोग इस एरिया में कर रहे हैं, इन लोगों को कवर कर रहे हैं, और अभी तक ये किया हुआ है, और उसकी 2-4 फोटोज लगी रहती है। तो इस तरीके से एनजीओ प्रोफाइल डॉक्यूमेंट बना रहता है। इसमें आपके संस्था के मिशन विजन, आप चाहें तो आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके नाम वगैरह भी आप लगा सकते हैं, कोई और मेंबर्स हैं उनके लगा सकते हैं। उसमें आप सब कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं आपके एनजीओ से रिलेटेड, जो सामने वाले को जानना जरूरी होता है। अगेन, ये एक्टिविटी रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर इसके अलावा कुछ जरूरी सर्टिफिकेट्स होते हैं। अच्छा, इससे पहले दो बातें और बता दूं तो आपने जैसे प्रोफाइल लगा लिया, प्रोफाइल के बाद 3 साल का ऑडिटेड स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, 3 साल की आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट लगती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर्टन रजिस्ट्रेशन, जैसे एनजीओ दर्पण, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना काम चलता ही नहीं है। जैसे आपका एनजीओ सर्टिफिकेट जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जो होता है ना आपका, वो जरूरी है, वैसे ही नीति आयोग के पोर्टल पे आपका एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन होता है। वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो आपका एनजीओ का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और आपको कोई भी प्रपोजल या प्रोजेक्ट, चाहे वो सीएसआर का हो, गवर्नमेंट फंडिंग का हो, कोई भी हो, आप बिना एनजीओ दर्पण के अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है जो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा एनजीओ का पैन होता है, टैन होता है, जीएसटी होता है ना। कुछ कंडीशंस में वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, आमतौर पर नहीं होता है। ठीक है। फिर इसके बाद एनजीओ दर्पण मैंने बताया, 12A और एटीजी रजिस्ट्रेशन होता है। सीएसआर जहां पर मांगा गया हो वहां पर, हर जगह सीएसआर नहीं मांगा जाता, लेकिन सीएसआर मैंडेटरी है फॉर सीएसआर फंडिंग, तो ये हो सकता है। अगर आप फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं तो फॉरेन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सीए द्वारा जारी किया गया एक टर्नओवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि पिछले 3 साल में आपने कुल कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना आपका फाइनेंशियल टर्नओवर रहा है। इसके अलावा बोर्ड रेजोल्यूशन होता है। एक बैंक जब आप अकाउंट खुलवाते हो ना, तब आप देते हो कि भाई ये बोर्ड रेजोल्यूशन है, ये हमारे इतने मेंबर्स जो हैं वो सिग्नेचर अथॉरिटी है, इनमें से इनके सिग्नेचर से अमाउंट जो निकाला जा सकता है, इतने अमाउंट में और मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये आप खुद होके कर सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से। जैसे आमतौर पे 3 सिग्नेचर अथॉरिटी होते हैं तो 2 के सिग्नेचर से निकलते हैं, लेकिन सर्टेन अमाउंट रहता है, लाइक
5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इसके बाद तीनों के सिग्नेचर जरूरी हैं। 50 लाख के बाद सातों के सिग्नेचर जरूरी है। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना बैंक रेजोल्यूशन बनाते हैं। इसके अलावा जो किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें एफिलिएशन की जरूरत है, जैसे आमतौर पर जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एफिलिएशंस की जरूरत पड़ती है। या सामाजिक न्याय विभाग में किसी का, अगर आप वृद्धाश्रम का या ऑर्फनेज का, डिसेबिलिटी का, या इस तरह के जब प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो ये जो सामाजिक न्याय विभाग के कुछ सर्टन रजिस्ट्रेशन होते हैं। अगर आप दिव्यांगजनों पे काम करते हैं तो धारा 51 का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो इस तरीके से एफिलिएशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो वो एफिलिएशंस आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा कि मांगा है क्या, तो उसमें वो आपका जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा एनेक्जर्स मांगते हैं, जो उन्होंने मांगा है कि ये सेपरेट एनेक्जर में लगाएं, जैसे बजट है सेपरेट सेपरेट एनेक्जर में लगाएं। या आपके साथ कोई किसी संस्था का कोलेबोरेशन है तो आप उसके साथ लगाएं। तो अलग 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 चीजें आप उसमें लगा सकते हैं। कोई एफिडेविट मांगा है तो वो आप लगाएं। तो पर आमतौर पर 8-10 डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। एनजीओ रजिस्ट्रेशन, बायलॉज, पैन, टैन, जीएसटी यदि मांगा है तो एनजीओ दर्पण, 12A, एटीजी, सीएसआर, एफसीआरए यदि रिक्वायरमेंट हो तो सीए का सर्टिफिकेट, 3 साल की एक्टिविटी रिपोर्ट, 3 साल की एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, और एनजीओ प्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना ही चाहिए। और आप लोग सिर्फ ऑडिट करवा के ना रखें। अगर आपको भविष्य में बहुत लॉन्ग या लार्ज लेवल पे काम करना है तो आप ऑडिट के साथ हमेशा आईटीआर फाइल करवाएं अपने एनजीओ का। आमतौर पर लोग ऑडिट करवा के रख लेते हैं, आईटीआर फाइल नहीं होता है। ऑडिट और आईटीआर में अंतर होता है। ऑडिट जो होता है वो बैलेंस शीट होता है, जिसमें सीए जो है वो आपका ऑडिटेड स्टेटमेंट बना के अपना सील सिग्नेचर करके दे देता है। आईटीआर में आपका जो खर्चा होता है वो सारा जो है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड किया जाता है, अपडेट किया जाता है। और उस आईटीआर का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपको 12 ATG परमानेंट रजिस्ट्रेशन और बाकी रजिस्ट्रेशन में तो रिक्वायर्ड होता ही है। जब आप ये अदर फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो भी वो आईटीआर जरूर मांगते ही हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अभी मैं एक बात कर रही थी कि अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं बजट। अभी मैं बात कर रही थी कि बजट बहुत क्लियर होना चाहिए, और मैंने ये कहा भी था कि हम डिटेल्स में बात करेंगे। बजट हमेशा बहुत क्लियर होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, और रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। अब साफ साफ तो ऑब्वियसली साफ साफ मतलब क्या? पर्सनल मतलब जो सैलरी वाला बजट अलग होना चाहिए, लोकल ट्रैवल अलग होना चाहिए, बाहर जो ट्रैवल करते हैं वो अलग होना चाहिए। जो अलग, अगर कोई आपको एसेट्स परचेस करना उसका अलग होना चाहिए। इसके अलावा जो होता है वो ओवरहेड, मतलब ऑफिस का खर्चा है, बिजली का बिल है, एक्सपेंसेस अदर हैं, पेंट्रीज है, अगर ऑफिस का किराया वगैरह जाना है तो ये ओवरहेड्स के तहत आते हैं। तो अलग एनजीओ के बहुत अलग अलग हेड्स होते हैं। आने वाले समय में मैं आपको एक बजट भी कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है। तो हेड्स आपके क्लियर होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। डिटेल कैसे होना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए आपका ऑफिस का किराया 20,000 है, तो आप लिखेंगे 20,000 प्रति माह, पर पहले साल में इतना। और आप इसके साथ आपका जो बैंक का आपका सॉरी किराया नामा है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। और अगर उसमें लिखा हुआ है कि 10% हर साल बढ़ेगा, तो आप अगले साल का जो है वो 10% ऐड करके उसमें लगाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिटेल्ड होना चाहिए। वास्तविक कैसा होना चाहिए? अगर कोई चीज 5 रुपए में आती है तो आप उसको 5 रुपए ही लिखें, 25 रुपए ना लिखें। 5 का 10 किया जा सकता है, 5 का 25 नहीं किया जा सकता, है ना? तो अरे लिख देते हैं, क्या होता है, हो जाएगा, वो तो खुद ही कम कर देते हैं। नहीं, नेगोशिएट करेंगे जब करेंगे, लेकिन पहली चक्कर तो अभी तो नेगोशिएशन तक आप पहुंचे तो सही। 5 का 25 लिखेंगे तो वो समझेगा कि अरे यार ये तो बहुत फेक रहा है, इसको क्या ही बात करें। 5 का 10 लिखेंगे तो वो नेगोशिएट करके वापस 5 पे ले आएगा, तो आपका रियल अमाउंट भी लिखा रहेगा। लेकिन आपको ऐसे बहुत लंबा चौड़ा बजट नहीं देना, ताकि अगले का दिमाग खराब हो जाए कि नहीं यार कुछ तो भी है। हाँ। हर बजट का जस्टिफिकेशन लिखें। नरेशंस लिखते हैं ना, जैसे जब हम टेली की एंट्री करते हैं तो किस खर्चे को कहाँ कैसे करेंगे उसको पूरा जस्टिफाई करें, तो बहुत क्लियर रहेगा। अगर हो सके तो आप प्रूफ वगैरह भी लगाएं ताकि उनको क्लियर हो जाए।
पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए, ऑडिटेड स्टेटमेंट या सीए का जो सर्टिफिकेट है वो तो लगाना ही लगाना है। कंप्लायंसेस अगर किसी के साथ हुई है तो वो आप जरूर उसको फॉलो अप करें। जैसे धारा 27-28 आप जमा कर रहे हैं, वो कंप्लायंस लिख रहा है अगर, तो आपको धारा 27-28 के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ऑडिट स्टेटमेंट, सारी चीजें लगाना चाहिए। और जो है वो रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपका जो प्रपोजल है वो पढ़ने में आना चाहिए, आप जो भी लिख रहे हैं जो उनको समझ में आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए। और एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप प्रपोजल को सबमिट करने की डेडलाइन आती है तो आप एक हफ्ते पहले अपना पूरा काम निपटा लें, ताकि फाइनल तैयारी करते करते 2-3 दिन और निकल जाएंगे और आप लास्ट मोमेंट पे उसको सबमिट करने से बच जाएंगे। अगर 2 दिन भी आप देते हैं तब भी आपके पास 5 दिन बचते हैं आपके प्रपोजल को सबमिट करने का। तो कम से कम 5 दिन पहले आपका प्रपोजल पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, अंतिम ड्राफ्ट। फिर किसी आपके जो जान पहचान में है या कोई एनजीओ वाला जिसको आपको लगता है इसको अच्छा नॉलेज है, उसको आप एक बार अपना प्रपोजल पढ़ने के लिए जरूर दें, कि इसको पढ़ के देखो इसमें कुछ कमी आपको लग रही है क्या? क्योंकि फ्रेश आई से देखने का बहुत फर्क पड़ता है। एक चीज हम रेगुलर लेवल पे देखते हैं उसकी बात अलग रहती है, वही चीज हम किसी दूसरे को पढ़ने के लिए देते हैं तो वो हमको अच्छे सजेशंस भी देता है, हमारी गलतियां भी बताता है। ठीक है। दूसरा, सबमिशन इंस्ट्रक्शंस फॉलो। यदि उन्होंने हार्ड कॉपी मांगी तो आपको हार्ड कॉपी ही देना है। यदि उन्होंने सॉफ्ट कॉपी मांगी तो आपको सॉफ्ट कॉपी ही ईमेल के माध्यम से देना है। अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो आप उसको हार्ड कॉपी भेज नहीं सकते हो। आपने भेज दिया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको तो सॉफ्ट कॉपी देखना है। और यदि उन्होंने हार्ड कॉपी मांगी तो आप कितने ईमेल कर दो, दे डोंट हैव टाइम टू सी दैट, ठीक है ना? तो वो आपको देखना है। दूसरा, सबमिशन से पहले एक चेकलिस्ट बना, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप सब लिख लो क्या चाहिए, ये उसको बोलते हैं तैयारी। जब आप सबमिट करोगे ना आपका फाइनल, तो आप उसमें जो आपने पहले लिस्ट बनाई थी उसमें देखते जाइए, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मुझे नहीं मालूम आप लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं कि नहीं, पर मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। मैं एवरी मॉर्निंग मेरे काम लिख लेती हूँ, और शाम फिर उन काम को मैं अरेंज करती हूँ कौन से ज्यादा जरूरी है कैसे हैं, और फिर उनको मैं टिक करते जाती हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो एंड ऑफ द डे आपके पास क्लियर रहता है कि मैंने 15 काम लिखे थे, उसमें से मेरे 12 काम हो गए, अब 3 काम बचे हैं, उनको फिर नेक्स्ट डे में ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको चेकलिस्ट चेक 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 चेक, अच्छा ये हो गया। जो चीज नहीं बची है, जो नहीं हुई है, याद रखिए आपके पास अभी 5 दिन बचे हैं उनको तैयार करने के लिए, तो आप कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब प्रपोजल आपने जमा कर दिया, ठीक है, जमा कर दिया और फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता है। फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज है उसका आपका फॉलोअप और कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। तो सबमिशन के बाद आप जो है वो कंफर्मेशन लें, एक्नॉलेजमेंट दें, और जब आप सबमिट करते हैं ना तो उसमें एक एक लाइन लिख दें मेल में, काइंडली एक्नॉलेज दिस ईमेल। ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना काइंडली एक्नॉलेज, तो जैसे ही अगला देखता है ना कि अच्छा इन्होंने एक्नॉलेजमेंट मांगा है, तो वो कुछ नहीं करता, रिवर्ट करके लिख देता रिसीव्ड। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि अगले ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरीके से अगर अपना मेल रेगुलर लेवल पे चेक करें, अगर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन मांगा है तो आप उनको तुरंत समय सीमा के अंतर दें, है ना? उन्होंने कुछ भी चीज मांगी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तुरंत उसको सबमिट करें। और जब भी आप सबमिट करें प्रपोजल, तो आपकी जब जो ईमेल की जो बॉडी होती है ना, फ्रंट में आप लिखते हैं कि दिस प्रपोजल इज अटैच्ड फॉर योर काइंडली परusal, और कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं कि भाई दिस इज, ये जो है वो हम जमा कर रहे हैं, आप इसे कंसीडर करें। और फिर नीचे अपना नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिखें, अपनी संस्था का क्लियर नाम लिखें थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में, तो उनको वो चीज प्रॉपर दिख जाएगी। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तो यहाँ तक तो आपका सबमिशन हो गया है। मैंने पहले भी बताया था, ये भी चार पांच छोटी छोटी बात फिर से बता देती हूँ। कॉमन रेड फ्लैग्स लास्ट टाइम बताया था, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल मिसमैचेस नहीं होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट कुछ और बताए, एक्टिविटी कुछ और बताए, और एनुअल रिपोर्ट कुछ और बताए, आईटीआर में कुछ और ही लिखा है और आप कुछ और ही बता रहे हो। तो मिसमैच नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, सारे डॉक्यूमेंट में जहां जिस जगह पे सिग्नेचर्स मांगे हैं वो प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए। यदि सील और सिग्नेचर जगह पे नहीं है तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना।
और हर चीज का ध्यान रखें, बिना एविडेंस के कोई भी चीज ना दें। अगर आप एविडेंस के साथ देते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने बताने की कोशिश करी है आपको, कि आप किन चीजों का ध्यान रखें जिससे आपका प्रपोजल रिजेक्ट ना हो बल्कि आपका प्रपोजल सक्सेसफुल हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको मदद मिले। क्योंकि हम जब किसी से प्रपोजल बनवा के सबमिट करवाते हैं तो उसके बहुत पैसे लग जाते हैं, क्यों ना हम प्रपोजल खुद ही बनाना सीख लें। तो ये सारी बातें मैंने आपको देने की कोशिश करी है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप वीडियोस को लाइक करें। साथ ही साथ अगर पसंद नहीं है आपको, कुछ बातें ऐसी लगती है जो वीडियो में शामिल नहीं होनी चाहिए या आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं उनको इम्प्रूव करूं। दूसरा, आपको लगता है किसी और विषय पे वीडियो बनाने की जरूरत है तो आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं उस विषय पर वीडियो बना सकूं। तो ये मेरी कोशिश थी, आने वाले समय में इस सीरीज में और भी मैं वीडियोस ऐड करने की कोशिश करूंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।